सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब एंड हाय टू एवरीवन। आज मैं आपका टीचर राजन अरोड़ा। नया दिन, नई शुरुआत और एक नया चैप्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया यूनिट, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस यूनिट के अंदर दो चैप्टर आते हैं। एक आता है फॉरेन एक्सचेंज रेट और एक बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये यूनिट काफी पेचीदा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा टॉपिक आप पहली बार पढ़ोगे ना, आज तक आपने पढ़ा होगा। इस टॉपिक या इस चैप्टर को जब बच्चे पढ़ते हैं अक्सर ऊपर से निकल जाता है, मतलब समझ नहीं आता, क्योंकि इसमें थोड़े कॉन्सेप्ट ज्यादा है। तो इस मुश्किल चैप्टर को आसान बनाने के लिए आज मैं लाया हूं इस चैप्टर के ऊपर एक नई वीडियो। ये सीबीएसई में पूरा यूनिट 6 नंबर का आता है, लेकिन 6 नंबर बहुत होते हैं। और अगर आपको ये दोनों चैप्टर आसानी से समझ आ जाते हैं तो फिर तो बात ही कुछ और है, क्योंकि इन चैप्टर को जिस बच्चे ने समझ लिया मतलब उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से समझ आ रही है, क्योंकि इनमें थोड़ा ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। लेकिन हाँ, अगर वीडियो को लगातार, क्योंकि चैप्टर छोटे हैं, क्योंकि सीबीएसई ने क्या किया, डिलीटेड सिलेबस में काफी पोर्शन इस चैप्टर का डिलीट कर दिया, लेकिन फिर भी चैप्टर में कंटेंट काफी अच्छा है। सबसे पहले आते हैं इस चैप्टर के नाम पे, यानी कि इसके अर्थ पे। फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन से क्या समझ आता है? फॉरेन से लंदन, अमेरिका, दुबई, मतलब फॉरेन कंट्रीज। एक्सचेंज मतलब क्या होता है? एक्सचेंज मतलब अदला बदली। रेट मतलब सबको पता है रेट क्या चीज होती है। तो भाई फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? सबसे पहले फॉरेन एक्सचेंज रेट को समझने से पहले पढ़ते हैं फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है। इंडिया की इंडियन रुपी, जिसपे गांधी जी बने होते हैं। यूएसए की यूएस डॉलर, कनाडा की कैनेडियन डॉलर। वैसे ही अगर आप इंग्लैंड चले जाओ वहां पे पाउंड, कहीं पे यूरो, कहीं पे युआन। हर कंट्री में, पाकिस्तान में चले जाओ जिन्ना, पाकिस्तानी करेंसी जिसे बोलते हैं। तो हर कंट्री की अपनी एक करेंसी होती है जिसमें वहां पे डीलिंग होती है या डेली लाइफ की ट्रांजैक्शंस होती है। लेकिन जब आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रैवल करते हो, आप मान लो दुबई घूमने चले जाते हो, क्योंकि वहां आईफोन सस्ता मिलता है, आजकल हर कोई जा रहा है। आप दुबई जाते हो, वहां पे इंडियन करेंसी तो नहीं चलेगी, क्योंकि हर कंट्री अपने देश में ट्रांजैक्शन के लिए सिर्फ अपनी करेंसी को ही मान्यता देती है। तो अगर आप दुबई जाओगे इंडिया से, तो आपको जो इंडियन करेंसी है वो दुबई करेंसी में कन्वर्ट करानी पड़ेगी, जो कि हर एयरपोर्ट पे आजकल हर जगह हो जाती है, एक इंटरेस्ट या एक चार्ज देके। तो वो जो आप करेंसी बदलवा रहे हो, क्योंकि आपको वहां के फॉरेन कंट्री में खर्चा करना है, तो उसे बोलते हैं फॉरेन करेंसी। तो फॉरेन करेंसी सिंपल भाषा में यही है, या फॉरेन एक्सचेंज उसे बोलते हैं एक पर्टिकुलर कंट्री के लिए। अगर हम इसे इंडिया की रिस्पेक्ट में सोचें तो फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा? मान लो आप इंडियन हो, अब हम इंडियन है, तो इंडियन रिस्पेक्ट में फॉरेन एक्सचेंज क्या होगा? हमारी इंडिया करेंसी को छोड़ के जितनी भी फॉरेन करेंसीज हैं एक्सेप्ट इंडियन करेंसी, क्योंकि हम इंडियन है तो हम इंडियन रिस्पेक्ट में सोच रहे हैं, सारी करेंसी एक्सेप्ट इंडियन करेंसी हमारे लिए है फॉरेन एक्सचेंज। अब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है? सबसे बड़ी बात, फॉरेन एक्सचेंज को बदलना। अब जैसे मैंने आपको बताया, आप फॉरेन कंट्री चाहे टूरिज्म के लिए जाओ, वेकेशंस के लिए जाओ, किसी भी पर्पस के लिए जाओ, आप करेंसी बदलते हो। तो जिस रेट पे आप इंडियन करेंसी को बाहर की कंट्री की करेंसी से बदलते हो उसे कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। मतलब द नंबर ऑफ यूनिट्स यू नीड टू एक्सचेंज योर करेंसी विद द अनदर करेंसी। मतलब इंडियन करेंसी के कितने यूनिट एक डॉलर वहां के कितने यूनिट को बदल पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, सिंपल भाषा में आज की टाइम का अगर आप एग्जाम्पल लो, तो इंडियन करेंसी का 1 रुपी, न 1 रुपी, या ऐसे लिख लो, रुपी 1 ऑलमोस्ट अप्रोक्स है 83 यूएस डॉलर्स के इक्वल। ये आपको करंट सिनेरियो का मैं केस बता रहा हूं, 83 यूएस डॉलर। मतलब अगर आपको यूएसए में जाके 83, ना ये तो गलत हो गया बच्चों, रुक जाओ, ये उल्टा लिख दिया, इसे रेज कर लो। इंडियन करेंसी के 83 रुपीज, मतलब रुपीज 83, ये करंट एक्सचेंज रेट चल रहा है आज के टाइम में जो है। इसे अप्रॉक्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यह थोड़ा आगे डेसिमल में चला जाता है। रुपीज 83 इंडियन करेंसी के इक्वल होते हैं 1 यूएस डॉलर के। मतलब अगर आपको अमेरिका घूमने जाना है, वहां पे आपको कोई भी शॉपिंग करनी है, मान लो एक बर्गर खाना है, वो है $2 का या $1 का मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, ताकि न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा ना जाए। $1 का वहां पे बर्गर है, तो वहां का एक बर्गर खाने के लिए आपको इंडियन करेंसी में 83 रुपीज देने पड़ेंगे। आप वैल्यू समझ रहे हो? मतलब
आप अपनी पॉकेट से जब 83 रुपीज निकालोगे तो वहां का एक नोट आपके पास आएगा, समझ रहे हो, वहां का 1 रुपए। सिंपल भाषा में ये इंडियन करेंसी में जब आपने वहां पे 83 रुपीज दिए तो वो $1 देंगे, मतलब यहाँ का 1 रुपये हो गया ना। जैसे अब इसी को अगर आप ₹1 में निकालना चाहो, मतलब इंडियन करेंसी में, तो क्या वैल्यू बैठेगी, ₹1 की वैल्यू क्या बैठेगी, ये हो जाएगा 1/83। तो ये ऑलमोस्ट बैठेगा 0.012, आगे जो भी होगा अप्रॉक्स लिख लो। तो इसका मतलब ये है कि अगर जैसे 1 रुपए है हमारा और 1 है $, का, तो अगर हम अपने की 1 रुपए की मतलब डेसिमल में वैल्यू निकालें कि वहां का $1 हमारे कितने रुपए में बनेगा, तो वो है 0.012। एक बार इसको नोट कर लो। ये था सिंपल हमारा मतलब, बस जो फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है। तो एक बार इसको डिजिट्स को अपनी नोटबुक में नोट कर लो। इसके बाद चलते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है और एप्रिसिएशन क्या होता है। ये चैप्टर जल्दी कवर अप हो जाएगा, है आसान, ध्यान से समझो। तो ये जो हमने वैल्यू निकाली है ₹1 की है, यहां लिखी लेना, मैंने मिटा दिया था। ₹1 मतलब 83 में $1 आ रहा था, तो हमारे 1 रुपए में डॉलर का सिर्फ इतना हिस्सा आएगा, मतलब पूरा डॉलर नहीं आ रहा। अगर आप इंडिया से 1 रुपए लेके जाते हो अमेरिका, वहां पे आपको डॉलर चाहिए, तो सिर्फ डॉलर का 0.012 इतना प्रतिशत आपको मिलेगा। ये होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक आता है वो है डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन क्या होता है, नाम से समझ आ रहा होगा, अकाउंट्स में पढ़ा है। डेप्रिसिएशन सुना होगा, एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है। एप्रिसिएशन उसे बोलते हैं जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है। यहाँ पे एसेट वाला खेल नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रेट के कॉन्सेप्ट में डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन कब होता है, जब एक देश की करेंसी की वैल्यू गिरती है, उसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन करेंसी। व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी ऑफ आवर कंट्री फॉल्स डाउन इन रिस्पेक्ट टू द फॉरेन करेंसी। और एप्रिसिएशन क्या होता है, जब हमारे देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ती है इन रिस्पेक्ट टू अदर करेंसी, मतलब फॉरेन करेंसी। अब ये जो डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता है, ये खुद ब खुद होता है विद द फोर्सेज ऑफ मार्केट सप्लाई। और फोर्सेज ऑफ मार्केट सप्लाई कौन सी होती है, डिमांड एंड सप्लाई। 11th में पढ़ा है ना, डिमांड सप्लाई से इक्विलिब्रियम आता है, जहां से हर चीज का रेट सेट होता है। तो बस एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन उसी इक्विलिब्रियम से बनता है। तो ये ऑटोमेटिकली, हम आगे पढ़ेंगे कि किस टाइप में आता है ये, लेकिन ये ऑटोमेटिकली वैल्यू कम होती है ज्यादा होती है, इसे बोलते हैं डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं वो पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे डेप्रिसिएशन, मतलब जब हमारी करेंसी के प्राइसेस गिरते हैं इन रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। इसके लिए एक न्यूमेरिकल एग्जांपल लेते हैं, तब ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। मान लेते हैं पहले $1 US डॉलर की बात करें, हम जितनी बातें लेंगे सिंपलिसिटी के लिए कि हमारी सिचुएशन कॉम्प्लेक्स ना बने, हम US डॉलर की टर्म में हर चीज को मेजर करेंगे। पहले $1 था, फॉर एग्जांपल इंडियन रुपीज के 70 रुपए के हिसाब से, मतलब भारत से आप 70 रुपए लेके जाओगे तो अमेरिका में आपको $1 मिल जाएगा। ये था पुराना एक्सचेंज रेट। अब जो डेप्रिसिएशन के बाद, मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू गिर गई है, हमारी करेंसी की वैल्यू गिरी है। काफी बच्चे सोचेंगे गिरी है तो मतलब 70 से कम, मतलब 70 से लेस देन हो जाएगा, 68, 66, 65, 50। इस केस में उल्टा होता है। यही फंडा है बस इस चैप्टर का, जिसने ये समझ लिया पूरा चैप्टर समझ लिया। अगर डेप्रिसिएशन हो गया, ये इसका आफ्टर इफेक्ट है, तब $1 की वैल्यू हो जाएगी ₹75। अब सोच रहे होगे आप लोग 75 कैसे हो गया। मैंने आपको क्या बताया, डेप्रिसिएशन मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो गई फॉरेन करेंसी की वैल्यू के मुताबिक, मतलब हमारी करेंसी जो डोमेस्टिक करेंसी है वो वीकर हो गई, या कह लो लेस वैल्यूएबल हो गई। हम डोमेस्टिक करेंसी को होम करेंसी भी बोलते हैं।
तो वो लेस वैल्यूएबल हो गई। मतलब अगर आप पहले अमेरिका जाते, आप वहां 70 देते, $1 मिलता। अब आपकी करेंसी कमजोर पड़ी है तो मतलब आपको पैसे और ज्यादा देने पड़ेंगे। अब आप वहां पे जाके जब इंडियन करेंसी के 75 रुपए यानी कि 75 रुपीज जब दोगे, आपको तब $1 मिलेगा। तो डेप्रिसिएशन मतलब ये होता है, आपकी जो करेंसी है उनकी रिस्पेक्ट में तो बड़ी है पर आपकी रिस्पेक्ट में महंगा हुआ है। पहले आपको 70 में जो चीज मिल रही थी, अब वही आपको 75 में मिल रही है फॉरेन कंट्री में जाके। तो क्या मतलब हुआ, आपकी जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है, ज्यादा जा रहा है। तो उनके मुताबिक जो हमारी करेंसी है वो फीकी पड़ गई। फीकी इन द सेंस कमजोर, कमजोर मतलब डेप्रिसिएशन। सिंपल भाषा में डेप्रिसिएशन का मतलब यही था। अब पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन के फायदे या नुकसान जो भी है क्या होता है, या होते भी हैं कि नहीं। डेप्रिसिएशन हो गया। अब क्या होगा, जो फॉरेन कंट्रीज है, अमेरिका ले लो, दुबई ले लो, लंदन ले लो, स्विट्जरलैंड ले लो, XYZ, जितने भी देश की करेंसी हमसे ऊपर है इन मॉनेटरीज वैल्यू जो ज्यादा है, उन देशों के लिए ये फायदे की बात है। अब फायदे की बात कैसे है, हमारे जो होंगे ना डेप्रिसिएशन के कारण एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे। लिख लो इसे, बताता हूं क्यों बढ़ेंगे। इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स, मतलब जो भी गुड्स एंड सर्विस हम अपने देश से बाहर एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें बढ़ोतरी आएगी, मतलब इंक्रीमेंट आएगा। अभी क्यों आएगा, फॉरेन कंट्रीज पहले आपसे गुड्स खरीद रही थी। मान लो सिंपलिसिटी के लिए हम मतलब सिंपल एग्जांपल बनाते हैं, अमेरिका हमसे एक चॉकलेट ले रहा था, ये मान लेते हैं बस वो एक चॉकलेट ही हमसे एक्सपोर्ट करवा रहा था, मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे वो इंपोर्ट कर रहे थे। पहले उस एक चॉकलेट के लिए अमेरिका दे रहा था 70 रुपए, मतलब हमारी करेंसी के हिसाब से 70 हो गए, वो $1 देगा तो पहले वो हमारे यहां से चीज खरीद पा रहा था 70 रुपए की। मतलब डेयरी मिल्क एक सिल्क चॉकलेट है, यहाँ पे 70 रुपए की है। हमने पहले पढ़ा 70 रुपए इक्वल टू $1। अमेरिका तो $1 भेजेगा ना, तो अमेरिका ने $1 भेज दिया और हमने यहां से 70 रुपए की चॉकलेट उनके वहां भेज दी। पर डेप्रिसिएशन के बाद हमारी करेंसी फीकी पड़ गई, मतलब अब जो $1 है वहां का वो हमारे 74 के इक्वल है। तो मतलब अब जो फॉरेन कंट्रीज के लोग हैं, वहां के प्रोड्यूसर सप्लायर हैं, वो उसी $1 में हमारे यहां से 70 नहीं 74 रुपीज की आइटम मंगवाएंगे। समझ रहे हो, उनको फायदा हुआ। पहले वो उसी एक नोट जो उनका $1 का नोट है उसमें वो सिर्फ 70 का सामान लेते थे, अब उसी $1 में वो 74 का मंगा रहे हैं, मतलब उन्हें $4 का फायदा है। वो $4 की कोई भी चीज फालतू मंगा सकते हैं अपने उतनी पैसे में। तो ये फायदा हुआ उन लोगों को जिससे कि हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं। इसके आगे ऐसे स्टार एरो लगा लो कि ऊपर ऊपर मतलब बढ़ते हैं, बस एक्सपोर्ट बढ़ गए। इसका दूसरा जो फैक्टर आता है वो इसका बिल्कुल विपरीत है, डिक्रीज इन इंपोर्ट। मतलब अब आप बाहर से सामान कम कर दोगे। क्यों करेंगे जी, सिंपल सा रीजन है, जैसे अभी बड़ा बिल्कुल उसका उल्टा सोचो। एरो थोड़ा सा स्क्वायर बन गया, कोई बात नहीं, ऐसा लग रहा है खुर्ची नहीं होती। चलो, डिक्रीज इन इंपोर्ट मतलब फॉरेन से जो अब हम सामान मंगा रहे थे वो कम कर देंगे। क्यों, अभी हमने पढ़ा फॉरेन करेंसी के मुताबिक हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कम हुई है, मतलब हमारी जो परचेजिंग पावर थी वो कम हो गई। पहले हम जो चीज फॉरेन से मंगा रहे थे, मतलब हाँ अब हम मानते हैं कि अब हम फॉरेन से चॉकलेट मंगा रहे हैं, डेयरी मिल्क या वहां की कोई भी चॉकलेट वो हमें यहाँ भेज रहे हैं। अब हम उस चॉकलेट को मंगाने के लिए पहले वहां पे प्राइस है $1, उस चॉकलेट वहां पे जो सिल्क है उसका प्राइस है $1। अब हम उसे अपने देश में मंगा रहे हैं, पहले हम उसे एक चॉकलेट के लिए दे रहे थे 70 रुपीज, पर डेप्रिसिएशन के बाद उसी चॉकलेट के लिए हम दे रहे हैं 74 रुपीज। इसका मतलब क्या हुआ, जो चीज आ रही है वो हमारे देश के लिए महंगी हो गई, महंगी हो गई, उस पर टैक्स वैक्स लग के वो और महंगी पड़ा करेगी, चाहे उसमें $1 का फर्क क्यों ना हो, है तो महंगा ना, चाहे $1 हुआ हो। तो डेप्रिसिएशन से ये होता है कि जब हमारे लिए चीजें महंगी हो जाती है तो हम बाहर के देश से सामान मंगाना कम कर देते हैं, ये होता है डिक्रीज इन इंपोर्ट। इन दोनों का नेट इफेक्ट क्या होता है, मतलब ये बढ़ गए ये कम हो गए, तो नेट नेट बॉर्डर लाइन कुल मिला के इसका क्या रिजल्ट आया,
वो पढ़ते हैं। अभी नेशनल इनकम का आपको यूनिट पढ़ाया नहीं है, क्योंकि वो यूनिट ऐसा यूनिट है जो सबसे कॉम्प्लेक्स है, तो वो पेपरों से पहले पढ़ाऊंगा ताकि आपको याद भी रहे, अच्छे से समझ भी आए। उसकी रिवीजन भी कराऊंगा एक बार और बोर्ड से पहले, क्योंकि जो नेशनल इनकम का चैप्टर है ना, उसमें बहुत अलग अलग न्यूमेरिकल है, आपको फॉर्मूलाज देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे कॉन्सेप्ट कहाँ कौन सी चीज कहाँ पे आती है। तो अभी इसमें नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो मैं आपको वैसे ही बता दूंगा, लेकिन वो यूनिट अभी इसलिए कवर क्यों नहीं कराया, क्योंकि वो बहुत लेंदी है। तो हम पहले पूरी मैक्रो फिनिश कर लेंगे, उसके बाद आखिरी में उठाएंगे मैक्रो में ही, उसके बाद हम उठाएंगे नेशनल इनकम का पूरा यूनिट। जब मैक्रो की पूरी बुक कंप्लीट हो जाएगी, एक सिरे से हम फ्री हो जाएंगे, उसके बाद उठाएंगे इंडियन इको। इंडियन इको लास्ट में उठाने का कारण क्या है, इंडियन इको आपकी ऑलमोस्ट थ्योरी है। थ्योरी इन द सेंस वो एक स्टोरी की तरह है, मजा बहुत आता है उसमें पढ़ने में। उसमें ना कड़ियां जुड़ती जाती हैं, जैसे क्राइम सीन में कड़ियां जुड़ती है ना, वही हिसाब है। पहले चैप्टर में जो हुआ दूसरे में आगे वही आएगा, दूसरे में जो हुआ तीसरे में आगे वही आएगा। तो इसलिए इंडियन इको को एक बार शुरू करेंगे और एक ही बारी में सारा कंप्लीट कर देंगे। अब इसका नेट इंपैक्ट क्या आता है, जो इसका नेट इंपैक्ट है वो है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, मतलब देश की जो टोटल इनकम है उसमें बढ़ोतरी। हमारा जो देश पैसे कमा रहा है, अभी आप सिंपल भाषा में इसको नेशनल इनकम को यही समझो, नेशनल इनकम मतलब इंक्रीज हो रही है। कैसे, सिंपल सी बात है, अगर आपके घर से आप मान लो कोई भी बिजनेस करते हो, आप सामान एक्सपोर्ट कर रहे हो, आप बेच रहे हो, आपका प्रॉफिट हो रहा है, मतलब पैसा हमारे पास आ रहा है। इंपोर्ट कर रहे हो मतलब कुछ आपको किसी चीज की जरूरत थी तो आप उसके लिए पैसे दे रहे हो। तो जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे, इंपोर्ट कम होंगे, तो इफेक्ट क्या आएगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। प्रॉफिट ज्यादा मतलब देश की कमाई ज्यादा, नेशनल इनकम ज्यादा। हम बाहर सामान ज्यादा बेच रहे हैं, एक्सपोर्ट करना देश के लिए एक अच्छी बात होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से पैसे मिलते हैं, सीधी सी बात है, तो हमारी इनकम बढ़ती है। इंपोर्ट करने से खर्चे हो गए, तो अगर हमारी इंपोर्ट कम है मतलब हमारी जेब से जा कम रहा है आ ज्यादा रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट में रहेंगे ना। तो वही हिसाब है, देश की नेशनल इनकम बढ़ेगी। एक बार इसको नोट कर लो। अगर अभी आप स्क्रीनशॉट ले लोगे ना, उसका डिसएडवांटेज क्या होता है, आपकी वो गैलरी में रह जाएगा, किताबों के पन्नों में नहीं लिख पाओगे, क्योंकि बच्चे आलस कर जाते हैं, बाद में लिख लेंगे। इसलिए आपको 5-10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 20 सेकंड का, इसको नोट कर लो, फायदा रहेगा। उम्मीद करता हूँ सबने नोट कर लिया होगा। इसके बाद इसी का ऑपोजिट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसे फटाफट रैप अप करेंगे। वो आता है एप्रिसिएशन, इसका बिल्कुल उल्टा, मतलब बताता हूं। क्योंकि अभी हमारा सिलेबस काफी पड़ा है, मतलब इस वक्त ऑलमोस्ट रात के 11:15 और मैं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस कवर कराना है। तो आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट है, साथ साथ पढ़ते जाओ, ताकि सिलेबस कम जल्दी टाइम पे खत्म होगा। क्योंकि इको का सिलेबस पढ़ने के लिए ना ये परफेक्ट टाइम है, ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 5 महीने आराम से पूरी इको हो जाएगी। इतनी अच्छे से हो जाएगी कि आप लोग अगर दिल से पढ़ो ना तो 100 भी ले आओगे, नहीं तो 90+ तो भगवान ने चाह पक्का आएंगे। एप्रिसिएशन क्या होता है, एप्रिसिएशन मतलब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हुई है इन रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। जैसे पहले गिरी थी, इस केस में बढ़ी है। फॉर एग्जांपल, दोबारा आपको एक वही वाला एग्जांपल देता हूं, मतलब पहले $1 आ रहा था 70 इंडियन रुपी का। पहले $1 लेने के लिए हमारे को 70 रुपए देने पड़े थे। अब हमारी करेंसी मजबूत हो गई है, मतलब ताकत आ गई है, ताकत इन द सेंस वो स्ट्रॉन्गर है। अब अगर हमको बाहर का यूएस का $1 चाहिए, तो अब हमें देने पड़ेंगे इसके बाद, एप्रिसिएशन के बाद, वो होगा ₹65, मतलब 65 रुपीज। पहले यूएस का जो $1 70 में आ रहा था, अब वही $1 65 रुपीज में आएगा, यानी कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। फॉरेन कंट्रीज के गुड्स आपके लिए रिलेटिवली मोर चीपर हो गए हैं। ये आपकी बुक में ऐसा टर्म दिया है कि फॉरेन गुड्स विल बिकम रिलेटिवली मोर चीपर।
और डेप्रिसिएशन के केस में यदि है फॉरेन कंट्रीज के लिए हमारे डोमेस्टिक गुड्स रिलेटिवली चीपर। तो पेपर में ना ये वाला जो टर्म है रिलेटिवली चीपर, इसको जरूर लिखना, बहुत फायदा मिलता है। कुछ आपको पहले भी बताया था, कुछ ऐसे की टर्म्स होते हैं बुक में, मतलब अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ना, आंसर लिखो लेकिन बिल्कुल ना जनरल लैंग्वेज में मत लिखो, उसमें कुछ टर्म्स डालो जो इकोनॉमिक्स के स्पेसिफिक टर्म्स है। उन टर्म्स को डालने से ना चेकर को भी ये लगता है कि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर है, सिर्फ आपने ऐसे ऊपर ऊपर से नहीं पढ़ा। अगर आपको डीप में पता है तो आप कॉन्सेप्ट के साथ वो टर्म भी पढ़ो। तो अब एक ही डॉलर, जो पहले एक डॉलर था 70 का था, वो 65 का हो गया, मतलब एप्रिसिएशन हो गया। तो इसे बोलते हैं करेंसी एप्रिसिएशन, मतलब हमारी होम करेंसी इन रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी स्ट्रॉन्गर हुई है, मतलब इंक्रीज हुई है। अब इसके आफ्टर इफेक्ट पढ़ते हैं जैसे पहले के पढ़े थे। एक मिनट, मार्कर लाइट हो गया थोड़ा। आपको इसके बाद एक फैक्ट और बताऊंगा, बहुत बढ़िया है वो। एप्रिसिएशन मतलब हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ी है। पिछले केस में हमने पढ़ा था हमारे एक्सपोर्ट बढ़े थे, इस केस में उल्टा होगा। इस केस में इंक्रीज तो होगा पर एक्सपोर्ट का नहीं भाई, इंक्रीज इन इंपोर्ट, मतलब अब हम सामान ज्यादा मंगाएंगे। अब समय बदल गया, अब भाई हमारी करेंसी ज्यादा मजबूत है, अब हमारे पास पावर है, तो अब हम फॉरेन कंट्रीज से सामान ज्यादा मंगवाएंगे। अब सामान ज्यादा कैसे मंगवाएंगे? आप सोचोगे सर हमारी करेंसी अप्रिशिएट हुई है, इससे हमारे पास सामान कैसे ज्यादा आएगा? मैंने आपको पहले भी कहा हमारी परचेजिंग पावर बढ़ गई। जब हम पहले $1 के लिए 70 दे रहे थे, अब 65 देंगे, मतलब हमारे पास ₹5 बच गए ना, हम उस 5 का और सामान मंगाएंगे। तो इस केस में हमारे लिए जो फॉरेन गुड्स है ना वो रिलेटिवली चीपर हो गए। फॉरेन गुड्स हैव बिकम रिलेटिवली चीपर फॉर आवर इंडियन कंज्यूमर्स, सो नाउ वी हैव टू पे लेस अमाउंट फॉर द सेम गुड विच वी आर बाइंग अर्लियर एंड पेइंग मोर देन टूडेज प्राइस। मतलब जिस गुड के लिए हम फॉरेन से पहले हम जो गुड मंगा रहे थे उसके लिए ज्यादा पैसे भर रहे थे, आज की डेट में हमें कम पैसे भरने हैं। तो जो हमारे प्रोड्यूसर है जिनको रॉ मटेरियल चाहिए फॉरेन कंट्री से, अब वो ज्यादा मंगाएंगे ना, क्योंकि पहले 70 में जो सामान आ रहा था वो 65 में आ रहा है, तो इंपोर्ट बढ़ जाएंगे। दूसरा पॉइंट जो आता है, पिछली बार गिरे थे इंपोर्ट, इस केस में बढ़े हैं। पिछली बार बढ़े थे एक्सपोर्ट, इस केस में घटेंगे, बिल्कुल उल्टा होता है। तो इस बात को याद रखना, कहीं पेपर में उल्टा मत लिखाना कि एप्रिसिएशन में डिक्रीज होता है इंपोर्ट, उस वाले केस का मत लिखाना, इसे अच्छे से पढ़ लेना। एक बार आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, फिर तो खुद ही बता दोगे आप कि इस केस में इंक्रीज हो रहे हैं, इस केस में डिक्रीज हो रही है। बिल्कुल हलवा चैप्टर है ये, बच्चों को मुश्किल लगता है, पर जिस हिसाब से मैं आपको समझा रहा हूं इतना डीपली, उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा ये। और इस चैप्टर में आप नंबर कहीं नहीं छोड़ोगे। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, और उसके बाद भी कुछ नहीं समझ आता तो यूट्यूब ने आप सबको कमेंट सेक्शन की फैसिलिटी दी हुई है, बेहिचक 24/7 कभी भी कोई भी डाउट पूछो, आपको उसका जल्द से जल्द जवाब मिलेगा। डिक्रीज इन एक्सपोर्ट, अब क्या होगा? फॉरेन कंट्रीज के लिए हमारे गुड अब रिलेटिवली चीपर नहीं एक्सपेंसिव हो गए हैं। पहले जिस गुड के लिए वो हमको, मतलब पहले वो वहां से $1 भेजते थे, हमारे यहाँ से 70 रुपीज का सामान इंपोर्ट कराते थे अपने वहां, पर अब उसी $1 से वो सिर्फ 65 रुपीज का सामान मंगा सकते हैं, मतलब उन्हें 5 का घाटा हुआ है। तो जब उस देश के लिए हमारे गुड्स महंगे हो गए तो ऑब्वियसली बात है वो अपने इंपोर्ट कम करेंगे, जिससे कि हमारे रिस्पेक्टिव में बात करें तो हमारे एक्सपोर्ट कम होंगे। तो ये कारण है डिक्रीज इन एक्सपोर्ट का। अब दोबारा इस बार आप सोचेंगे, पिछली बार मैंने आपको नेट इफेक्ट बताया था, इस केस में नेट इफेक्ट क्या होगा? इसे फॉरेन कंट्रीज के हिसाब से छोड़ो, अपने घर के हिसाब से सोचो कि आपकी घर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है किसी सामान का, तो उस केस में आपके घर में नेट इफेक्ट क्या आएगा? एक बार सोचो, मैं लिख रहा हूं। इस केस में जो होगा वो ये होगा जी कि हमारी नेशनल इनकम, देश की इनकम गिरेगी। हाँ भाई गिरेगी,
सुन के तो डर लग रहा होगा क्यों गिर रही है, पर गिरेगी, मुकर नहीं सकते फैक्ट से। इंपोर्ट ज्यादा है, मतलब हम फॉरेन कंट्री से सामान ज्यादा मंगा रहे हैं, पैसा ज्यादा पे कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कम है, एक्सपोर्ट कम है तो पैसा कम आ रहा है। जब जेब से पैसा ज्यादा जाएगा, आएगा कम, तो लॉस में रहेंगे। वही है, हमारी इनकम पिछले केस के मुताबिक इस केस में कम होगी, डिक्रीज इन नेशनल इनकम। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले सारे बच्चे, फिर इसके बाद हम आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, टाइप्स पे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आपके बुक में। इन चैप्टर में क्या होता है, चैप्टर छोटे हैं, मतलब छोटे इन द सेंस नंबर कम के, तो एग्जामिनर ना आपके दोनों कॉन्सेप्ट को चेक करने के लिए बड़ी चतुराई से ना एक क्वेश्चन डाल देगा, दोनों में डिफरेंस बता दो। अब बच्चा फंस गया, दोनों है कंफ्यूजिंग, मतलब एक में इंक्रीज एक में डिक्रीज। डिफरेंस आपकी बुक में भी दिया होगा, उसमें 3 पॉइंट दिए हैं, 11.3 पेज पे दिया होगा इनका डिफरेंस। 3 पॉइंट दिए हैं, एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन, जो मैंने आपको पढ़ा है वही पॉइंट है। पहले दोनों की डेफिनेशन आएगी कि डेप्रिसिएशन में हमारी करेंसी की वैल्यू कम होती है, एप्रिसिएशन में करेंसी की वैल्यू बढ़ती है। दूसरी चीज, डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन का इसमें एक एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दिया है, जैसे मैंने आपको दिया था डॉलर के रिस्पेक्ट में कि 70 से 65 हुआ या 70 से 75 हुआ, मतलब 75 हुआ, वो आ गया एक एक आपका न्यूमेरिकल। तीसरा पॉइंट जो दिया है वो ये है, जो मैंने आपको बताया कि एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन की केस में जो हमारे गुड्स रिलेटिवली चीपर होते हैं डोमेस्टिक गुड्स, या फिर रिलेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं फॉरेन गुड्स के कंपेयर में, मतलब फॉरेन कंट्रीज के लिए। ये 3 पॉइंट दिए, इन 3 पॉइंट को लिखोगे, ये हमने पढ़ा ही है, बस उनको पॉइंट की फॉर्म में दे दिया। आपके 3 नंबर 2 नंबर जितने नंबर का भी क्वेश्चन आएगा पक्का हो गया। इस कॉन्सेप्ट के बाद आता है टाइप्स। इसमें ना बच्चों को कंफ्यूजन रहती है कि सीबीएसई ने टाइप शायद डिलीट कर रखी है, नहीं है, तो फॉर सेफर साइड चाहे है नहीं है, हम पढ़ रहे हैं क्योंकि शायद एग्जाम में आ जाए। ये पिछले 1-1.5 साल से कंफ्यूजन थी, पिछले साल भी थी, उससे पिछले साल भी थी। टाइप्स, फॉरेन एक्सचेंज रेट के ना 3 टाइप होते हैं। इन टाइप को पढ़ने से पहले ना सबसे पहले पढ़ते हैं इस रेट से पहले क्या होता था। 18 की सीरीज में, मतलब 1800 कुछ में, 1860 1840 या 70 जो भी है टाइम पीरियड, आप बुक में देखना। हमारे पास ना एक पहले होता था गोल्ड सिस्टम। मतलब क्या होता था गोल्ड सिस्टम का, गोल्ड सिस्टम में ये होता था गोल्ड सिस्टम नहीं होता था, हर कंट्री ना, सिंपल पढ़ेंगे से इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं भी। गोल्ड सिस्टम में ये होता था हर कंट्री अपनी करेंसी की वैल्यू ना गोल्ड से टाई अप कर देती थी। टाई अप इन द सेंस गोल्ड से बांध देती थी, क्योंकि तब एक दूसरे की करेंसी से कंपेयर नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल अमेरिका कहता था मैं $1 में 2 ग्राम गोल्ड दूंगा, यूके कहता था मैं अपने 1 पाउंड में 1.5 ग्राम गोल्ड दूंगा। तो जितनी भी कंट्री थी ना वो रेडी थी, मतलब दे वर रेडी टू सेल एंड बाय अनलिमिटेड क्वांटिटी ऑफ गोल्ड फ्रॉम ईच अदर एट देयर फिक्स रेट। मतलब जो उनके फिक्स रेट है ना कि मैं 2 ग्राम लूंगा, मैं 1.5 ग्राम, उस रेट को गोल्ड की भाषा में वो ट्रेडिंग करते थे। मतलब उनका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट था वो गोल्ड के बेसिस पे था। इसको मिटाने के लिए, इसको रिप्लेस करने के लिए जो नया कॉन्सेप्ट आया वो था ब्रेटन्स वुड सिस्टम। ब्रेटन्स वुड सिस्टम ये 19 कुछ में आया था, यस 1940s के आसपास आया था, एक बार देख लेना। ब्रेटन्स वुड्स सिस्टम, आजकल सिस्टम ही सिस्टम हो रही है। ब्रेटन्स वुड सिस्टम, इसमें क्या हुआ था, इसमें ना हर कंट्री ने अपनी करेंसी की वैल्यू ना यूएस डॉलर के थ्रू बांधी थी। मतलब यूएस डॉलर वाज मेड द कोर, क्योंकि क्या था यूएस डॉलर से अमेरिका की इकोनॉमी सबसे ज्यादा स्ट्रांग है। तो उस में क्या हुआ, मतलब उस दौरान हर कंट्री ने क्यों बांधी, क्योंकि जिस कंट्री की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है, मतलब वहां से ज्यादातर ट्रेडिंग होती थी, तो हर कंट्री ने क्या किया, उसी से अपनी करेंसी बांधी। मतलब अब जिस कंट्री की भी करेंसी आपस में कंपेयर होगी वो डॉलर की फॉर्म में होगी। मतलब इंडिया का 70 रुपए, वहां का $1 फॉर एग्जाम्पल। अब मान लेते हैं यूके या पाउंड है वहां, तो वहां का पाउंड 100 कुछ रुपए होगा या 90 कुछ होगा, तो वो करेंसी महंगी है। तो उनका क्या था, अमेरिका का $1.5 हमारे 1 पाउंड के मुताबिक, तो अब वहां का 1 पाउंड हमारा यहाँ का 70 रुपए कंपेरेबल था थ्रू यूएस डॉलर। ये कॉन्सेप्ट आया था ब्रेटन वुड सिस्टम में। ये आपको इसलिए पढ़ा है
ताकि आज का समय पढ़ने से पहले आपको इतिहास पता हो कि पहले क्या हुआ था, तभी आज का अच्छे से समझ आएगा। इन दोनों कॉन्सेप्ट के बाद जो आता है वो आता है टाइप। टाइप में सबसे पहला आता है टाइप, सबसे पहला आएगा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। मतलब एक्सचेंज रेट जो फिक्स है, नाम से समझ आ रहा है। फिक्स एक्सचेंज रेट उस रेट को बोलते हैं जो रेट एक कंट्री की गवर्नमेंट डिसाइड करती है। मतलब एक देश की सरकार उस रेट को डिसाइड करती है। मतलब हमारे देश के कितने यूनिट ऑफ करेंसी हम बदलेंगे यूएस डॉलर के कितने यूनिट से, ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट डिसाइड करती है। जब गवर्नमेंट एक रेट को फिक्स कर देती है सालों सालों के लिए, उसे बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब इसकी सहूलियत क्या होती है? फिक्स तो कर दिया, कुछ तो फायदे होंगे इसके। फिक्स एक्सचेंज रेट का, हालांकि मेरिट डीमेरिट एंड में दोबारा पढ़ेंगे। फिक्स एक्सचेंज रेट का एक तो ये फायदा होता है कि हमारी जो ट्रेड मूवमेंट होती है ना, या जो कैपिटल मूवमेंट होती है, कैपिटल ट्रांसफर, उनमें स्टेबिलिटी आ जाती है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल हम फिक्स कर दें कि $1 इज इक्वल टू 70 इंडियन रुपीज। $1 70 रुपए के मुताबिक है और ये ऊपर नीचे नहीं होगा, स्टेबल रहेगा 10 साल तक फॉर एग्जाम्पल। अब इससे क्या फायदा होगा? हमारी ट्रेडिंग स्मूथ हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ के कंज्यूमर प्रोड्यूसर, वहां के प्रोड्यूसर कंज्यूमर को पता है कि $1 70 रुपए के मुताबिक है। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उन्हें डर नहीं होगा कि हफ्ते बाद, महीने बाद, साल बाद पैसा ऊपर नीचे होगा। जब एक स्टैंडर्ड यूनिट मेंटेन रहता है ना, तो आप ट्रांजैक्शन स्मूथली करते हो, क्योंकि उसमें रुकावट नहीं आएगी पैसों के कारण। इसका ये फायदा था। एक फायदा ये भी कह लो, स्पेक्यूलेशन में मदद होती है। स्पेक्यूलेशन आगे पढ़ेंगे, जब फॉरेन कंट्री के लोग या हम लोग किसी करेंसी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये सोच के कि स्टेबिलिटी रहेगी, मतलब पैसे, सॉरी इसमें ये डीमेरिट है। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे अभी कंफ्यूजन हो जाएगी। आपको स्पेक्यूलेशन में नहीं पता क्या होता है, वो आगे पढ़ेंगे। तो इसका एक ये फायदा होता है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रेड मूवमेंट एंड कैपिटल ट्रांसफर मूवमेंट जो भी होता है उसकी स्टेबिलिटी बनी रहती है। पर इसके लिए एक कंडीशन होती है, इट इज नेसेसरी फॉर द गवर्नमेंट टू होल्ड अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फॉरेन रिजर्व इन आवर कंट्री। इसका मतलब क्या होता है? अब सरकार ने इसको फिक्स तो कर दिया रेट को, वो फिक्स कैसे करेगी? इक्विलिब्रियम होना चाहिए ना कुछ तो इसके लिए सरकार क्या करती है? सरकार को ह्यूज अमाउंट में रिजर्व मेंटेन रखने पड़ते हैं फॉरेन करेंसीज के, तभी एक्सचेंज रेट फिक्स रहता है। अब एक्सचेंज रेट के जो रिजर्व है, मतलब फॉरेन रिजर्व है, उनको मेंटेन रखने के लिए इतनी क्वांटिटी में सरकार क्या करेगी? उस केस में क्या करती है, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट कम होता है, मतलब जब हमारी करेंसी मोर वैल्यूएबल होती है, जब हमें $1 खरीदने के लिए कम पैसे देने पड़ेंगे, उस केस में जब हमारे लिए डॉलर सस्ता होता है, सरकार परचेज कर लेती है फॉरेन करेंसी में। और जब हमारे लिए फायदे की बात होती है, मतलब पहले $1 हमारे लिए सस्ता था, $1 हमने खरीदा 60 रुपए के भाव में, मतलब 60 रुपीज में, अब वो डॉलर हो गया 70 रुपए का। उस केस में सरकार उसे सेल आउट कर देती है। इसी परचेज सेल के थ्रू वो अपने रिजर्व बनाए रखती है, फिर जब सस्ते होंगे फिर खरीद लेगी। तो ह्यूज क्वांटिटी में रिजर्व मेंटेन रहेंगे, जिससे कि एक्सचेंज रेट हमेशा और हमेशा के लिए फिक्स रहेगा। एक्सचेंज रेट का एक और नाम होता है पेग्ड एक्सचेंज रेट, मतलब फिक्स। पेग्ड मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। इसमें एक वैल्यू कॉन्सेप्ट आएगा, पैरिटी वैल्यू एंड पेगिंग। पेगिंग और पैरिटी वैल्यू ऑलमोस्ट सेम ही होता है। जब हम अपनी करेंसी को किसी और करेंसी की टर्म्स में टाई अप कर देते हैं, उसे बोल देते हैं पेगिंग। जब हम अपनी करेंसी को गोल्ड की टर्म में टाई अप कर देते हैं, उसको बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। तो छोटा सा डिफरेंस था पैरिटी वैल्यू में और पेगिंग में, ये याद रखना। इसमें सोलली अकेला और अकेला सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम होता है। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद जो अगले टाइप का रेट आता है उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट।
या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, दोनों इसी के नाम है। पेपर में पूछ लेते हैं कंफ्यूज करने के लिए, फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक ही क्या नाम है, फ्लेक्सिबल या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मतलब जब एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है मार्केट फोर्सेस के मुताबिक, मतलब जब मिलियंस और बिलियंस ऑफ कंज्यूमर, बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट, हम पब्लिक, जब ट्रेड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जब मार्केट में ट्रेड करते हैं, सप्लाई और डिमांड आती है, ये दोनों फोर्सेस एक्ट करती है, तो जो इक्विलिब्रियम का प्राइस सेट होता है उस प्राइस से डिटरमाइन होता है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसमें गवर्नमेंट का कोई काम नहीं होता, इसलिए इसको बोलते हैं क्लीन फ्लोटिंग। क्या कह रहा हूं, क्लीन फ्लोटिंग, लिख लो। इसको बोलते हैं क्लीन फ्लोट, मतलब साफ सुथरा, क्योंकि इसमें सरकार का कोई काम नहीं है, सिर्फ मार्केट फोर्सेस का काम है, और ये डिटरमाइन होता है मार्केट फोर्सेस से। ये लिख लेना, डिमांड एंड सप्लाई से। मैंने इस चैप्टर की यूट्यूब पे काफी वीडियोस देखी, अच्छे अच्छे क्रिएटर्स की देखी, मेरे को मतलब जो मेरे को समझ नहीं आया, जिस कारणवश मैं वीडियो समझ नहीं पाता था, वो ये दिक्कत आती थी, उसमें ना पहले से ही सब कुछ लिखा होता है, तो उसमें आप डीपली पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट में नहीं जा सकते। मान लो बोर्ड में मैं सब लिख दूं या कुछ भी है, या प्रेजेंटेशन होती है, उनसे क्या कमी रहती है, सब कुछ लिखा हुआ है बुकिश लैंग्वेज में, बस वो हिंदी ट्रांसलेशन हो रहा है, तो उसमें मजा नहीं आता। अब मैं आपको कॉन्सेप्ट डीपली समझा रहा हूं, इससे क्या होगा, ये चैप्टर आप सालों साल नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे। तो ये जो डिटरमाइन होता है रेट, वो होता है डिमांड एंड सप्लाई से, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। इसके अंदर ना दो टर्म आती हैं, जैसे यहाँ डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन आई थी ना, इसके अंदर दो टर्म आती हैं, डिवैल्यूएशन। इसके अंदर नहीं, रुको सॉरी ये गलती हो गई, पहले आप इसको नोट कर लो, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट किसे बोलते हैं या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट किसे बोलते हैं, जिसमें डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू रेट डिटरमाइन होता है, इसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल और फ्लोटिंग, जो हमने डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन पढ़ा था वो आता है इसके अंदर, जो हमने ये वाला पढ़ा था। हमने जो पहले वाला टाइप पढ़ा था ना, फिक्स वाला, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ फिक्स वाला, उसके अंदर दो टर्म्स और आती है, वो होती है डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन। इसको क्या बोलते हैं, जो हमने पढ़ा था ना एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, सेम वही है, जब हमारी देश की करेंसी की वैल्यू कम हो जाए, रीवैल्यूएशन में जब देश की वैल्यू मतलब देश की करेंसी की वैल्यू बढ़ जाए। इसमें जो डिस्टिंग्विश फैक्टर है वो ये है कि इन केस में फिक्स्ड में हमने पढ़ा था ना सिर्फ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन सिर्फ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। जब गवर्नमेंट चाहेगी हमारी डोमेस्टिक करेंसी मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट का प्राइस कम या ज्यादा कर सकती है, तो जो गवर्नमेंट के थ्रू होता है उसे बोलते हैं डिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन, ये आता है फिक्स में। और हमने जो ये वाले दो पढ़े थे ना, ये आते हैं फ्लेक्सिबल में, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली होते हैं, जो मैंने आपको बताया था डिमांड सप्लाई के थ्रू, ये आते हैं फ्लेक्सिबल में, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट लिख लेना। फिक्स में आते हैं डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन। इनमें ना आपसे डिफरेंस पूछ लिया जाता है पेपर में कभी कभार, डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन में क्या फर्क है। इनमें सिंपल सा फर्क है, वो गवर्नमेंट के थ्रू होता है, वो फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू होता है। दूसरा फर्क लिख सकते हो, ये फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में काउंट होता है, ये वाला फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में काउंट होता है। ये दो फैक्टर थे, इसके साथ हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट भी खत्म होता है। अब जो तीसरा आएगा वो आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द कंट्रीज, मतलब वर्ल्ड में ज्यादातर कंट्रीज यूज करती हैं, उसको बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट या रेट लिख लो एक्सचेंज रेट। नाम से समझ आ रहा होगा, फ्लोटिंग जिसे मैनेज करा जाए। इसमें दो चीजों का काम होता है, डिमांड एंड
सप्लाई, मतलब डिमांड सप्लाई दोनों काम करती है। और इसमें हमारा आता है जी सेंट्रल बैंक। पहले पढ़ा था ना पिछले चैप्टर में, याद होगा, गवर्नमेंट बजट, सॉरी बैंकिंग में पढ़ाया था। सेंट्रल बैंक का एक फीचर होता है कि वो एक्सटर्नल और इंटरनल वैल्यू ऑफ करेंसी को मेंटेन रख पाता है। कैसे, यहां पढ़ेंगे। इसके थ्रू मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इस रेट में जो रेट डिटरमाइन होता है ना कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा, कितने के बदले कितनी करेंसी, वो डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू भी होता है। और देश का सेंट्रल बैंक मतलब इंडिया का एक्सचेंज रेट जो होगा उसमें कहीं ना कहीं मदद करेगा सेंट्रल बैंक भी। एक लिमिट तक सेंट्रल बैंक का इंटरवेंशन होता है। इंटरवेंशन क्या होता है, मतलब दखल अंदाजी। सेंट्रल बैंक एक लिमिट तक उस चीज में आएगा और एक लिमिट तक ही ऐसा करेगा कि जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है वो वेरी कर सके। इसका सिंपल सा एग्जांपल दे देता हूं, आपकी बुक में दिया हुआ है। इसमें क्या होगा, सेंट्रल बैंक कैसे करेगा, मान लो सेंट्रल में अभी प्राइस चल रहा है $1 इज इक्वल टू ₹70, मतलब 70 रुपए। सेंट्रल बैंक कहेगा डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू ये रेट डिसाइड हो गया। तो सेंट्रल बैंक का कहना ये होता है, वो बात सही भी है, एक लिमिट तक हम कह सकते हैं कि जो 70 रुपए है ना, इसमें वेरिएशन कम आए। मतलब ऐसा ना हो कि $1.65 हो गया, आने वाले टाइम में 75 हो गया। ये दोनों देशों के लिए खराब चीज है। तो सेंट्रल बैंक ने सिंपल सा काम किया, उसने ना बैरिकेड लगा दिए दोनों तरफ कि अब आप बीच में फंस गए जी। सेंट्रल बैंक कहता है कि या तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि डॉलर की वैल्यू 69.75 तक चली जाए। एग्जांपल ले रहा हूं कि कितनी वैल्यू सेंट्रल बैंक एडजस्ट करता है, मतलब वो इस लिमिट तक वेट करता है कि इंडियन रुपी इतने के बीच में खेलता रहे, इतने के बीच में अपना स्क्रोल अप होता रहे, घूमता रहे। या तो 69.75 तक गिरे, या बढ़ना भी है तो 70.25 तक। मतलब देख रहे हो, सिर्फ 0.25 का वेरिएशन लिया हुआ है। इतना मार्जिन पे गेम खेला जाता है वाला। तो सेंट्रल बैंक कहेगा, अब इस केस में क्या हो रहा है, एक बार ये सोचना, हमारा 70 के बदले $1 आ रहा था, अब 69.75 के बदले $1 आ रहा है। यहाँ पे करेंसी अप्रिशिएट हुई है, यहाँ पे करेंसी डिप्रिशिएट हुई है। अब ये काम कैसे करता है, आपकी बुक में भी ये वाला एग्जांपल गिवन है कि सेंट्रल बैंक ने कहा मैनेजेबल लिमिट हमारी ये है। तो अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट में इंडियन रुपी की डिमांड ज्यादा है, डोमेस्टिक करेंसी की किसी भी कारणवश डिमांड ज्यादा है, तो उस केस में क्या होगा, हमारी वैल्यू करेंसी एप्रिशिएट होगी। हमने पढ़ा डिमांड ज्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा। अब प्राइस कैसे बढ़ेगा, मैंने आपको पहले भी कहा था, इसमें ऑपोजिट होता है। प्राइस बढ़ना मतलब ये नहीं होगा हमारी करेंसी की डिमांड ज्यादा है तो हम ऊपर हो गए जी, ऊपर हो गए तो अब जो पहले $1.70 का था वो 69.75 तक आएगा, या मान लो 68 चला गया, हमारी करेंसी और स्ट्रांग होगी। पहले जो हम 70 दे रहे थे अब 68 देंगे बस। तो सेंट्रल बैंक ने कहा था मैं 69.75 तक एक्सेप्ट करूंगा। तो अब 68 से यहां तक आने के लिए, मतलब मान लो गलती से 68 चला गया, तो ये जो बीच का फासला है इनके बीच का, यहां पूरा करेगा जी सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक समझदारी दिखाएगा, देश का सबसे बड़ा अथॉरिटी है इस मामले में तो बेस्ट है। सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इंडियन रुपी की जो डिमांड हो रही है उसके बदले डॉलर की होल्डिंग बढ़ा देगा। मतलब हमारे पास इंडियन रुपी है, हम उसकी सप्लाई बढ़ा देंगे ताकि उसके प्राइजेस नीचे आ जाए, मतलब वो वापस इस रेंज के अंदर आ जाए, 69.75 के बाद आ जाए। तो उसके लिए हम इंडियन रुपी की सप्लाई बढ़ा देंगे इन एक्सचेंज ऑफ होल्डिंग्स ऑफ यूएस डॉलर। मतलब हमारी सरकार यूएस डॉलर बढ़ाना शुरू कर देगी अपने पास और इंडियन रुपी को सप्लाई बढ़ा देगी ताकि इक्विलिब्रियम आ जाए। और यही होता है 70.25 वाले केस में। मान लेते हैं सप्लाई ज्यादा हो गई फॉरेन करेंसी की, तो हमारी जो वैल्यू है, हमारी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट हो गई, मतलब डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी हमारे देश में ज्यादा है। हम ये भी पढ़ेंगे डिमांड सप्लाई किस कारणवश होती है। तो हम मान लेते हैं हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। अब ये जो 70 रुपए है ये चला गया 74 तक। ये जो बीच का फासला है फिर यहाँ पे आएगा सेंट्रल बैंक, सीबी मतलब सेंट्रल बैंक। अब इसको कंट्रोल में लाने के लिए सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इस केस में सेंट्रल बैंक करेगा सप्लाई ऑफ डॉलर, मतलब डॉलर की सप्लाई छोड़ देगा, रिलीज करना शुरू कर देगा डॉलर को अपनी इकोनॉमी से, क्योंकि डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी ज्यादा है। तो सप्लाई ऑफ
डॉलर करेगा और इनटेक कर लेगा, मतलब पैसा ले लेगा, डिमांड बढ़ा लेगा, अपने पास होल्डिंग बढ़ा लेगा इंडियन रुपए की, जिससे वापस इक्विलिब्रियम आएगा और हमारा जो पैसा है, एक्सचेंज रेट है, वो इन दोनों के बीच में ही रहेगा, इन दोनों के बीच में ही डोलेगा सिर्फ 69.75 और 70.25। तो ये काम करता है हमारा आरबीआई। लेकिन ना, अब हमने पहले पढ़ा था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को हम बोलते हैं क्लीन फ्लोटिंग, इस वाले को हम बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग। अब डर्टी वर्ड क्यों लगाया है इसके आगे? डर्टी मतलब आपको पता ही है क्या होता है समझदार हो आप सब। डर्टी फ्लोटिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ना मार्केट फोर्सेस के अलावा कहीं ना कहीं दखल अंदाजी हो गई, सेंट्रल बैंक की इंटरवेंशन हो गया। तो जब मतलब ये एक तरीके से फेयर नहीं रहा, तो जब सेंट्रल बैंक भी आ जाता है, हालांकि मोस्ट ऑफ द कंट्री इसी रेट को यूज करती है, सेंट्रल बैंक के आने के कारण इसको हम बोलते हैं डर्टी फ्लोटिंग। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपनी कॉपी में लिख लो। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। इसके साथ हमारे तीनों रेट खत्म हो गए, बस ये टाइप्स में ये तीन ही थे। आपको इनके बारे में इतना ही पढ़ना है बस। चैप्टर बड़ा आसान है, ये मक्खन चैप्टर है। आप सबने स्क्रीनशॉट अभी तक ले लिया होगा। अब इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट आता है वो है डिमांड एंड सप्लाई। 11वीं में पढ़ा होगा बेसिक टर्म्स में इसको, 11th में माइक्रो में। हम पढ़ेंगे इसको फॉरेन एक्सचेंज के रिस्पेक्ट में, डिमांड सप्लाई पूरी कहानी पढ़ ली। अब पढ़ते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड करते ही क्यों है, इसकी जरूरत क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं डिमांड। डिमांड को सिंपल भाषा में हम बोलेंगे आउटफ्लो। इसमें कभी कभार बच्चों को ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। डिमांड आउटफ्लो मतलब हम फॉरेन करेंसी की डिमांड कर रहे हैं, मतलब हमें फॉरेन का पैसा चाहिए। अब ये क्यों चाहिए? सबसे पहला एग्जांपल इसका उठाते हैं, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जी हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट। मान लो फॉरेन कंट्री से कोई भी सामान मंगा रहे हैं, आजकल बहुत ट्रेंड में है, हम फॉरेन कंट्री से गाड़ी मंगाते हैं कुछ टाइम के लिए, 6-8 महीने के लिए, दुबई से रेसिंग कार, स्पोर्ट्स कार इंडिया में मंगाते हैं और उसे चलाते हैं। अब या हम फॉरेन से कुछ भी मंगा ले, फॉरेन से हम मान लो इंपोर्ट करा रहे हैं आईफोन। अब हम फॉरेन से कुछ सामान मंगा रहे हैं तो हमें उनके देश की करेंसी में पैसा देना पड़ेगा। हम अगर अमेरिका से मंगा रहे हैं तो डॉलर देना है, दुबई से मंगा रहे हैं तो वहां का जो दिरहम है, दिरहम देना पड़ेगा। तो अब इस केस में क्या है, यही कारण है डिमांड का। अब आउटफ्लो मतलब क्या है? आउटफ्लो मतलब होता है जब हमारे देश से पैसा जा रहा है फॉरेन करेंसी। अब इसमें बच्चों को ना कंफ्यूजन क्या होता है? कंफ्यूजन ये होता है कि अगर हम फॉरेन करेंसी हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, अपने देश का पैसा वहां जाके बदलवाएंगे, या हमारे देश का पैसा बदलेगा तो हमारे पास फॉरेन करेंसी आई। तो ये तो इनफ्लो हो गया कि हमारे पास इंडियन रुपी है, आपको फॉरेन करेंसी चाहिए, आपने कहीं से भी बदलवाई, हमारे पास पैसा आया, तो इनफ्लो। हमने इसको उस रिस्पेक्ट में सोचना ही नहीं, हमने इसे सोचना है अपने डोमेस्टिक रिस्पेक्ट से कि हमारे पास, हमने ये वाला कॉन्सेप्ट लेना ही नहीं कि हमने फॉरेन करेंसी बदली इंडियन के बदले कि हमारे पास आई। उस पहलू को भूल जाओ, हमने वो करा पर उसको हमने इस कॉन्सेप्ट में गिनना नहीं है। हमने पैसा बदलवा लिया, जो भी है, हमारे पास फॉरेन करेंसी है, हमने डिमांड करी, फॉरेन करेंसी आई। अब डिमांड का आउटफ्लो मतलब कैसे है? आउटफ्लो मतलब ये है जब आपने फॉरेन सर्विसेज की डिमांड करी, मतलब इंपोर्ट करा, तो उसके बदले में जब पैसा दिया तो जेब से पैसा गया, तो उसको बोलते हैं आउटफ्लो। तो डिमांड और आउटफ्लो रिलेटेड है, मतलब एक ही नाम है। आप डिमांड क्यों कर रहे हो? डिमांड करने से आउटफ्लो होता है हमारी जेब से फॉरेन करेंसी का। तो अब इसका पहला फैक्टर है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब हम फॉरेन कंट्री से सामान मंगाते हैं, कोई भी पसंदीदा चीज, तो उसके बदले उनकी करेंसी में पैसा भरना पड़ता है, वो करेंसी हमें चाहिए, इसलिए हमने डिमांड करी। इसके बाद दूसरा और एक बहुत बेहतरीन फैक्टर जो आप सबको पता होगा, टूरिज्म। दुबई घूमने के लिए बहुत मशहूर है, सुना होगा ना, कम टू हबीबी, कम टू दुबई हबीबी, मनी कैन बाय हैप्पीनेस, रील्स में बहुत चल रहा है आजकल। दुबई एक बहुत खूबसूरत जगह है, मौका मिले तो जरूर जाइएगा। टूरिज्म, हम फॉरेन कंट्री जाते हैं,
दुबई चले गए, अब वहां पे बर्गर खा रहे हो, होटल में रह रहे हो, कोई फन एक्टिविटी करने जा रहे हो, तो उनकी करेंसी में पैसा देना पड़ेगा, यानी कि दिरहम में। तो वहां घूम रहे हैं तो चाहिए फॉरेन करेंसी। ये दूसरा फैक्टर है कि हम फॉरेन करेंसी की डिमांड करते हैं, या फिर कह लो हमारा फॉरेन करेंसी का आउटफ्लो होता है, मतलब पैसा जाता है। अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी है तो हम पैसा जेब से निकाल रहे हैं, ये है दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर जो आता है वो है ग्रांट, या कह लो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। बुक में लिखा है यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है? वन साइडेड पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई करीबी फैमिली मेंबर या दोस्त फॉरेन कंट्री में रहता है, उसको पैसे भेजने हैं या कोई भी सामान भेजना है, कुछ भी सर्विस भेजनी है, तो उसके लिए आपको पेमेंट करनी है। आप पेमेंट करोगे फॉरेन कंट्री में तो क्या, या आप उसको कोई फंड भेज रहे हो तो क्या, फॉरेन करेंसी में भेजना पड़ेगा ना। तो अपने किसी चहीते पसंदीदा इंसान, मतलब दोस्त, फैमिली मेंबर, आपको कुछ भी उसे भेजना है, फॉरेन करेंसी चाहिए। ये तीसरा फैक्टर है जिसके लिए हम डिमांड करते हैं, या आउटफ्लो होता है फॉरेन करेंसी का। चौथा फैक्टर, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड। अपने देश को छोड़ के अगर आप बाहर के देश में जमीन खरीदते हो, यानी कि प्रॉपर्टी या कोई और चीज खरीदते हो इन्वेस्टमेंट पर्पज से, तो आपको फिर से उनकी करेंसी में पैसा देना है। ये सारी बातें एक ही चीज से रिलेटेड है, उनकी करेंसी में पैसा देना है। तो उसके लिए हम जो भी चीजें हम मांगते हैं, मतलब हमें कुछ भी चाहिए, कुछ भी फॉरेन में करना है, तो उनकी करेंसी में पैसा देना है। तो ये सब फैक्टर बन जाते हैं डिमांड के। बुक में 5-6 दिए हैं, अगर आप डेली लाइफ में ध्यान से सोचोगे हजारों फैक्टर आ जाएंगे। इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड, ये मोटा मोटा वो फैक्टर है जो हमारी इकोनॉमी में गिने जाते हैं। इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड, फॉरेन कंट्री में प्रॉपर्टी खरीदी है, वहां के डीलर को पैसा देना है। अब वो हमारे यहाँ के 500 के नोट तो नहीं लेगा ना, वहां तो कोई काम ही नहीं है, वहां चलना ही नहीं, तो वो मांगेगा डॉलर अमेरिका में। तो जब हम फॉरेन करेंसी के इस कारण डिमांड करेंगे वो है इन्वेस्टमेंट इन अब्रॉड। एक पॉइंट मैंने आपको बताया था स्पेक्यूलेशन, जो हम आगे पढ़ेंगे, जो मैंने आपको उस टाइम कहा था उसकी बारी यहां आ गई है। स्पेक्यूलेशन ये नया सा होगा टर्म था, शायद आप में से कुछ को पता हो, कुछ को ना पता हो। स्पेक्यूलेशन किसे बोलते हैं? स्पेक्यूलेशन बोलते हैं मतलब आने वाले टाइम में हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि किसी चीज के पैसे कम या ज्यादा होंगे, हम उसके बेसिस पे उस पर पैसा लगा रहे हैं। जैसे शेयर मार्केट होता है, सेम वही चीज है स्पेक्यूलेशन, इन्वेस्टमेंट करना। अब हम डिमांड कब करते हैं? इन केस ऑफ स्पेक्यूलेशन। मान लो हमारे जो भी स्पेक्यूलेटर लोग हैं उन्हें पता है कि आने वाले 2 महीने बाद जो डॉलर की वैल्यू है इन रिस्पेक्ट टू इंडियन करेंसी बढ़ने वाली है। मतलब आज अगर 70 रुपए का $1 है तो कल 80 रुपए का $1 हो जाएगा, मतलब वैल्यू बढ़ जाएगी। तो वो क्या करेंगे, वो आज 70 के रेट में $1 खरीदेंगे। मतलब फॉरेन करेंसी की डिमांड हो गई भाई, हमने 70 दे दी, हमें फॉरेन करेंसी चाहिए, डिमांड कर दी हमने, ये होता है स्पेकुलेशन में। और आने वाले 10 दिन बाद, या उन्होंने सोचा था महीने बाद 80 में बिकेगा, तो उनका प्रॉफिट हो गया ना। आज 70 में ले लिया, 10 दिन बाद वो वैल्यू 80 चली गई, मतलब हमारी करेंसी डिप्रिशिएट हो गई, पर हमारा पैसा गिरने के बावजूद भी वो उस पर फायदा बना रहे हैं। इसे बोलते हैं स्पेक्यूलेशन। तो ये 4-5 फैक्टर है जो कि डिटरमाइन करते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। इसके बाद इसका ना ग्राफ देखते हैं, क्योंकि जब तक इकोनॉमिक्स में ग्राफ ना है ना, इकोनॉमिक्स अधूरी है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहां लिख देता हूं डिमांड ये है हमारी वाई एक्सिस। ये सारे जो नोटेशन होते हैं ना इनको जरूर मार्क करो, एग्जामिनर इस बात के पक्का नंबर काटता है 101%। यहां लिखो वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। हमेशा ये वाली जो एक्सिस होती है, मतलब ये वाली, इस पे आएगा रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब फॉरेन एक्सचेंज रेट, फॉरेन एक्सचेंज।
यहां पे आएगा डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की, इसे मान लेते हैं हम ओ पॉइंट, मतलब ओरिजिन। अब हमेशा आपने पढ़ा होगा डिमांड का जो कर्व होता है वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। वो इस केस में भी सही बैठेगी बात। वो कैसे, मान लेते हैं ये सिंपल सी भाषा है, मतलब आपको पहले भी बताया। अभी फॉर एग्जांपल हमारा यहाँ पे है, हमारा जो रेट है R1 वो ये है, डिमांड हमारी Q1 ये है, तो हमारा कर्व यहां से जा रहा है, ये इस पॉइंट से यहाँ फॉर एग्जांपल। अब इन केस हमने पढ़ा ना, जब रेट बढ़ेगा डिमांड कम होगी, कैसे, या ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको ये बोलते हैं, मतलब ये डिमांड बढ़ेगी तो रेट कम हो गया। अब ये कैसे है, मान लेते हैं हमने रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज यहां कर दिया, R2 कर दिया। अब रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या है, मतलब 70 रुपए के बदले पहले $1 आ रहा था, अब रेट बढ़ा दिया तो अब हमारे लिए $1 80 रुपए का आएगा, 80 रुपीज का। तो अब क्या होगा, जो फॉरेन करेंसी की डिमांड है वो हम कम कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए तो वो महंगी हो गई। तो अब ये ग्राफ कैसे शो होगा, पहले R1 प्राइस पे ये हमारी डिमांड थी Q1, ठीक है। अब रेट हमने बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली बात है हमारे लिए करेंसी महंगी हो गई, महंगी हो गई तो अब ये आ गई डिमांड Q2। ये ग्राफ अच्छे से समझना, मतलब काम की चीज है बहुत, ग्राफ इकोनॉमिक्स में बहुत जरूरी चीज है। अब हमने रेट बढ़ाया, ये रेट यहां से यहां इंक्रीज हुआ है, ये ऐसे इंक्रीज हुआ है और ये क्वांटिटी कम हुई है। तो इसका क्या मतलब है, रेट बढ़ा क्वांटिटी कम हुई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब एक चीज बढ़ेगी दूसरी चीज कम होगी, हमारे लिए महंगा साबित हुआ इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चला गया। एक बार इसका नोटबुक में बना लो इसको साथ के साथ। ये इन टर्म्स ऑफ डॉलर बात कर रहे हैं। अब पढ़ते हैं सप्लाई, डिमांड का बिल्कुल ऑपोजिट। सप्लाई, सप्लाई या फिर इनफ्लो। इनफ्लो मतलब पैसा अब आएगा। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज क्या हो गया, मतलब जब हम फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई कर रहे हैं मतलब इनफ्लो हो रहा है। अब इनफ्लो मतलब क्या हुआ, हम यहां से रुपये भेज रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई नहीं, सॉरी, हम इंडियन रुपये की सप्लाई कर रहे हैं और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। पर इस बार जो डिमांड है वो कह लो फॉरेनर्स कर रहे हैं। अब इसका काम क्या है, इसके फैक्टर क्या है, सबसे पहला आएगा उस केस में इंपोर्ट था, इस केस में हो जाएगा एक्सपोर्ट, क्योंकि अब हमारा पैसा बाहर जा रहा है तो हमारे पास सप्लाई हो रही है, मतलब इनफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का। ये हम जो इनफ्लो और आउटफ्लो पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं इन रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी। मतलब इनफ्लो मतलब अब पैसा आ रहा है, आउटफ्लो मतलब फॉरेन करेंसी जा रही है। अब हमारे पास फॉरेन करेंसी आ रही है एक्सपोर्ट्स के कारण। अब मान लो हमारे यहाँ से कोई गाड़ी अमेरिका जा रही है, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो अब हम भी डॉलर में पैसा नहीं लेंगे, हमें भी इंडियन रुपये चाहिए। तो अब हम ये नहीं देखेंगे उन्होंने पैसा बदला या नहीं, अब हमारे पास क्या होगा, सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ेगा कारण, क्योंकि अब वो हमसे इंडियन रुपये के बदले डॉलर बदलेंगे, मतलब हमारी करेंसी चेंज होगी ना, तो उस करेंसी को चेंज करने के लिए उन्होंने हमसे डिमांड मतलब हमारी सप्लाई बढ़ा दी फॉरेन एक्सचेंज की, हमारा रुपये चला गया। ये होता है पहला कारण एक्सपोर्ट। दूसरा कारण होता है वही जो हमने स्पेक्यूलेशन पढ़ा था वो वाला, यहां पे भी काम आता है। सेम वही, अगर अब लगेगा कि इन फ्यूचर जो डॉलर है उसके पैसे कम होने हैं तब सप्लाई बढ़ जाएगी। जैसे पिछले केस में बढ़ने थे ना डॉलर के पैसे, तो हमारे लोगों ने डॉलर खरीद लिया था, अब पता है कम होने तो बेचना शुरू कर देंगे, तो सप्लाई बढ़ गई। तीसरा पॉइंट जो आता है कह लो ग्रांट या गिफ्ट, फॉरेन कंट्री से अब हमारे पास गिफ्ट या ग्रांट आ रहा है पैसा, अब वहां से आ रहा है, मतलब हमारे वहां के रिश्तेदार हमारे पास कुछ भेज रहे हैं,
तो भी हमारे पास सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गई। ये तीसरा पॉइंट। चौथा, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एब्रॉड, हमारी कंट्री में। अब वहां का पैसा यहाँ आ रहा है, यहाँ पे वो लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मतलब फॉरेनर्स इंडिया में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो वो हो गया इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एब्रॉड। इस केस में भी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा। इसके बाद पांचवा पॉइंट जो आ जाएगा, टूरिज्म। वहां के लोग हमारे यहाँ घूमने आ रहे हैं क्योंकि इंडिया इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पे लोग आते रहते हैं घूमने के लिए, हमारे मॉन्यूमेंट, हमारा इतिहास पढ़ने के लिए। तो टूरिज्म हमारे यहाँ पे वैसे भी बहुत अच्छी ग्रोथ है टूरिज्म की, टूरिज्म बहुत मशहूर है। तो टूरिज्म के कारण इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा क्योंकि वहां के लोग आ रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा। ये 5 फैक्टर है, इनका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद पढ़ते हैं ग्राफ। सप्लाई का भी ग्राफ है अपने पास। अब सप्लाई वैसे होती कब है, सोचने वाली बात है। सप्लाई तब होती है जब फॉरेन करेंसी के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो उनके लिए हमारे गुड्स रिलेटिवली चीपर हो गए, तो अब वो हमारे यहाँ पे खर्चा ज्यादा करेंगे। इस केस में सप्लाई बढ़ती है, और जब सप्लाई बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाता है। यही सिनेरियो डिमांड में होगा। डिमांड में क्या होता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए, मतलब जो सामने वाली करेंसी है उसकी वैल्यू डाउन है, हमारी अप्रिशिएटेड है, तो डिमांड बढ़ाते हैं हम उसकी, ताकि इक्विलिब्रियम दोबारा बन सके। सप्लाई मतलब सिंपल भाषा में यही है, इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी, मतलब उन लोगों की जरूरत है जिसके कारण हमारी फॉरेन करेंसी में इनफ्लो हो रहा है। और पढ़ते हैं इसका ग्राफ। इसके ग्राफ में क्या होता है, सेम वही y x, x एक्सिस हो गई, ये y होगी, ये प्लस लग रहा होगा वहां से, ये हो गई x। यहां पे आएगा सप्लाई, पिछले केस में डिमांड आया था, यहां पे आएगा रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये हो गया ओरिजिन। ओ, अब इस केस में अपवर्ड स्लोपिंग बनता है। वो क्यों बनता है वो बताता हूं। फॉर एग्जांपल, ये था अपना रेट पहले का R1, ये जो क्वांटिटी थी Q1, पहले जो रेट था वो यहां था, मतलब ये ग्राफ अपना स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होगी हमेशा, ये यहां से पास हो रहा है। तो अब क्या होगा, इन फ्यूचर मान लेते हैं हमने रेट बढ़ा दिया, रेट कर दिया R2। अब R2 पे क्या होगा, पहले यहां था, ये यहां आ रहा था, अब R2 पे ये यहां जा रहा है, देख रहे हो, ये यहां कट हो रहा है, तो ये क्वांटिटी 2, मतलब न्यू क्वांटिटी। तो ये जो वेरिएशन आया, ये जो डिफरेंस आया, ये वाला जो काला पोर्शन में हाईलाइट कर रहा हूं, ये इतनी क्वांटिटी से हमारी सप्लाई बढ़ गई, तो डायरेक्टली हो गया प्रोपोर्शनल, मतलब रेट बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ गई। इस ग्राफ को एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद करता हूँ स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके साथ हमारा खत्म होता है सप्लाई का टॉपिक भी। अब जो आता है मेन टॉपिक, डिटर्मिनेशन, जब सप्लाई और डिमांड दोनों काम करते हैं। मतलब कि डिटर्मिनेशन, आप पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन, मतलब जब इक्विलिब्रियम बनता है। ये हो गया ग्राफ दोबारा से, ये हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई। पहले लिखा था यहाँ डिमांड, फिर लिखा था सप्लाई, अब आएंगे दोनों। डिमांड, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ आ रहा होगा चैप्टर, लेकिन फिर से वही कहूंगा, अगर कुछ ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। डिमांड एंड सप्लाई, ये फॉरेन एक्सचेंज की बात हो रही है। रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज डॉलर में, डॉलर। अब फॉर एग्जांपल, हमारा पहले था जो Q1, हमारी जो क्वांटिटी थी वो ये थी,
रेट था हमारा R1, ये टक 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 टक, ये हमारा पहले था, मतलब कि ये हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस था। हमारी यहाँ से गई ये सप्लाई की लाइन, ये यहाँ से आएगा डिमांड, थोड़ी ज़्यादा कर्व लाइन आ गई है, बाकी आप समझ जाओगे, हमने पढ़ा हुआ है। इंटरसेक्शन होगा बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पॉइंट पे स्ट्रेट लाइंस का, ये ऐसा कुछ बनेगा। यहाँ से दोबारा टेढ़ी हो गई है, यहाँ से थोड़ी सीधी कर लेना लाइन। ये था हमारा पहले वाला एक्सचेंज रेट, मतलब इसे कह लेते हैं E1 इक्विलिब्रियम। अब क्या होगा, इन केस हम मान लेते हैं हमारा रेट बढ़ जाता है, ये आपको ये बताया जा रहा है कि डिटरमाइन हुआ कैसे है। मान लेते हैं हम अपना रेट बढ़ा देते हैं R2 पे, रेट इंक्रीज कर दिया, रेट इंक्रीज करा, अब क्या हुआ, क्वांटिटी यहां आ गई। अब ये इक्विलिब्रियम प्राइस क्यों नहीं है, क्योंकि ये जितना हिस्सा है इसी रेट पे डिमांड यहाँ पे है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये जो पॉइंट है ये था 10, यहाँ 10 की डिमांड है, इसी रेट पे सप्लाई यहाँ होता 40, तो यहाँ पे है एक्सेस सप्लाई, मतलब यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है, एक्सेस सप्लाई इस एरिया में, इसलिए ये इक्विलिब्रियम नहीं बन पाया, क्योंकि यहाँ दोनों का इंटरसेक्शन नहीं हो रहा। अगर यही दूसरी ओर हम अगर इसे गिरा देते हैं, मतलब कर देते हैं R0, रेट कम कर दिया, इस सिनेरियो में क्या होगा, थोड़ा लगभग एक्सटेंड कर लो इसको, हाँ, इस सिनेरियो में यहां टकरा गया तो क्वांटिटी यहां आ गई, मतलब Q0 पे। तो अब क्या हुआ, इस पोर्शन में ये वाला जो पोर्शन है ये होगा एक्सेस, ये वाला जितना भी है एक्सेस डिमांड, नीचे वाला डिमांड है, कारणवश यहां पे इसी रेट में डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट सिर्फ और सिर्फ ये है क्योंकि इस रेट पे डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट हो रही है, दोनों इक्वल है, तो ये डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। ये हम पढ़ रहे हैं सारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, एक बार नोटबुक में बना लो। तो इसी के साथ हमारा डिटर्मिनेशन का टॉपिक खत्म होता है और इस चैप्टर का वाइंड अप होता है। लेकिन एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, हालांकि इस चैप्टर में हॉर्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और बड़े सारे हैं, उन सबको आप पढ़ना। उसमें हम एग्जाम से पहले इस बुक के और इंडियन इको के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी पढ़ेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बस विद आंसर, हॉर्स वगैरह सब, और आप पढ़ना जरूर सारे ताकि आपको समझने में आसानी हो। हम मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपकी बुक में दिया है, फॉरेन कंट्रीज में साइट सीइंग मतलब घूमने के लिए इंडियन लोगों का इंटरेस्ट राइज हो रहा है, तो इसका फॉरेन एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क पड़ेगा। एक बार सोचो, हम फॉरेन कंट्री ज्यादा घूमने जा रहे भी पड़ा था साइट सीइंग के लिए, तो इम्पैक्ट क्या आएगा फॉरेन एक्सचेंज रेट पे। ग्राफ के थ्रू सॉल्व होगा ये, वैसे भी दिमाग से हो जाएगा पर इनिशियली ग्राफ के थ्रू ही करना। तो इसका आंसर बताता हूं, ये ग्राफ है, ठीक है। मान लेते हैं ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, यहां से गया और ये यहां से डिमांड सप्लाई, ये बना हमारे इक्विलिब्रियम। ये पूरा डिमांड वाला सीधा नहीं आता पता कभी, राइट साइड से इंक्लाइंड होता है ना। ये आ गया डिमांड सप्लाई का हमारा कर्व, ये R1 रेट है, ये Q1 क्वांटिटी है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ लिख लेना डिमांड सप्लाई, यहाँ रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब हम क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम फॉरेन कंट्री घूमने जा रहे हैं। अब फॉरेन कंट्री घूमने जाएंगे तो पता था ना, हम डिमांड करेंगे फॉरेन एक्सचेंज की। अब हमारी जरूरत है लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा फॉरेन एक्सचेंज की, हमने डिमांड करी है तो सप्लाई रिमेनिंग अनचेंज्ड, हमने डिमांड बढ़ा ली तो डिमांड आ जाएगी यहां,
ये हमने थोड़ा पैरेलल बना दिया, मतलब स्टीप होगा, यूं होगा, ये आ गई सप्लाई। अब क्या होगा, ये देखो ये कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहां Q2, ये हो गया R2। अब क्या है, डिमांड तो बढ़ गई लेकिन हमारा रेट बढ़ गया, मतलब कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में राइज आया है। इसमें क्या होता है, बच्चे अक्सर सोचते हैं विदाउट ग्राफ, सिंगल माइंडेड, कि सप्लाई में कुछ, हम सप्लाई को कंसीडर ही नहीं करते। पर जितने भी ऐसे हॉट क्वेश्चन है ना, ये प्रॉब्लम बेस्ड या जो केस स्टडी टाइप होते हैं कि आपने ये किया तो क्या हुआ, फॉरेन गए तो क्या इंपैक्ट आएगा, या हमारी गवर्नमेंट ने कोई योजना निकाली, जितने भी क्वेश्चन है ऐसे टाइप के, उनमें आपको हमेशा दोनों को कंसीडर करके, डिटरमाइन करके फिर आंसर बताना है कि एक्सचेंज रेट पे क्या फर्क आएगा। अब हमारा लास्ट टॉपिक रह गया जो नया नया ऐड हुआ है, वो है मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ फ्लेक्सिबल एंड फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब वो पढ़ते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो सारे। बाकी क्वेश्चन तो हम डिस्कस करते ही रहेंगे। तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो है मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ फिक्स और फ्लेक्सिबल। सबसे पहले पढ़ते हैं फिक्स के मेरिट्स और डीमेरिट। ये थोड़ा नया सा टॉपिक होगा, नया तो ही, एक्सप्लेनेशन पढ़नी तो आसानी लगेगा। सबसे पहला मेरिट जो आता है वो है स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट। अब फिक्स एक्सचेंज रेट का फायदा क्या है? फिक्स में हमने पढ़ा था ना, गवर्नमेंट एक रेट फिक्स कर देती है, मतलब इसमें इंटरवेंशन होता है गवर्नमेंट का, डिमांड सप्लाई का कोई काम नहीं होता। सरकार ने एक रेट फिक्स कर दिया तो एक स्टेबिलिटी बनी रहेगी हमारी इकोनॉमी में, हर चीज आसानी से काम करेगी। जैसे कि हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट है वो प्रमोट होगा। मान लेते हैं फॉरेन कंट्री से हम ट्रेड कर रहे हैं तो वो स्मूथ रहेगा। या फॉरेन कंट्रीज के इन्वेस्टर हैं या लेंडर्स, बोरोवर्स जो भी हैं, उन्हें अगर पता है कि सालों साल जो एक्सचेंज रेट है, करेंसी की वैल्यू वो ऊपर नीचे नहीं होनी, तो वो इजीली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे या ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट होंगे। लेकिन अगर ये फिक्स नहीं होगा तो ये दिक्कतें आएंगी। अब फिक्स है तो उन्हें एक आश्वासन है सरकार पे कि हाँ काफी सालों तक ये रेट यही रहेगा, तो हम लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कैरी ऑन कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज बचना। हमने स्पेक्युलेशन पढ़ा था, जो लोग पैसे के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आने वाले टाइम में पैसा बढ़ेगा तो प्रॉफिट हो या मुनाफा लॉस जो भी हो, तो फिक्स एक्सचेंज रेट के कारण जो स्पेक्युलेटिव एक्टिविटीज होती हैं वो बंद हो जाती हैं। क्यों? कम हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि अब रेट फिक्स हो गया तो अब वो अनुमान क्या लगाएंगे कि रेट बढ़ेगा या कम। सरकार ने रेट फिक्स कर दिया तो इन्वेस्टमेंट उनकी कम हो गई, रुक गई। तो बीच में क्या हुआ बच्चों, गलती से पावर कट हो गया था, तो जिस कारण हमारे डीमेरिट रह गए, रिकॉर्ड नहीं हो पाए। तो पहले फिक्स एक्सचेंज रेट के डीमेरिट कवर कर लेते हैं। तीन ही है। ह्यूज रिजर्व। फिक्स एक्सचेंज रेट में जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है, हमने पहले भी पढ़ा था, गवर्नमेंट को रेट फिक्स रखने के लिए रिजर्व मेंटेन रखने पड़ते हैं, जिसके कारण वो उस फंड को कहीं और डिप्लॉय नहीं कर सकती, मतलब पैसा रुक जाता है एक जगह। ये है इसका पहला डीमेरिट। दूसरा आता है डिफिकल्टी इन फिक्सिंग रेट। अब फिक्स एक्सचेंज रेट है, इसमें क्या दिक्कत होती है, गवर्नमेंट को एक आइडिया लेके रेट फिक्स करना होता है। इसमें दो दिक्कतें होती हैं, या तो हमारा एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यू हो जाता है या अंडर वैल्यू हो जाता है। इन दोनों कारणों से हमारे बीओपी में डेफिसिट, मतलब इम्बैलेंसेस क्रिएट होते हैं। बीओपी अगले चैप्टर है, वो हम पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन ये एक रीजन होता है जिसके कारण हम इस पॉइंट को डीमेरिट में गिनते हैं कि इम्बैलेंस इन बीओपी क्रिएट होता है। अंडर वैल्यू हो जाता है, या तो हम कम रेट रख लेते हैं या ओवर वैल्यू में हम ज्यादा रख लेते हैं। तीसरा, एक्सचेंज रेट आर नॉट फिक्स, मतलब हम फिक्स तो कर देते हैं पर रख नहीं पाते। कारण क्या है? फॉरेन कंट्रीज के कमोडिटीज के प्राइस बदलते रहते हैं, वहां की चीजों की जो रकमें हैं, मतलब एमआरपी या जो भी प्राइसेस हैं बदलते रहते हैं, तो हमें उसके साथ एडजस्ट करने के लिए अपने प्राइस एक टाइम के बाद बदलने पड़ते हैं। नहीं तो हमारे फिर से वही बीओपी इम्बैलेंस होते हैं, जिसके कारण हम सर्वाइव नहीं कर सकते, हमारी इकोनॉमी में दिक्कत आएगी। ये थी इसकी तीन डीमेरिट। अब आते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के ऊपर। इसके मेरिट क्या है? पहला, इक्विलिब्रियम मेंटेन। फ्लेक्सिबल में हमने पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है, तो इस केस में फ्लेक्सिबल में जो इक्विलिब्रियम है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है डिमांड सप्लाई, और खुद ब खुद जो प्राइस लेवल होता है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है। दूसरा आता है रिजर्व की जरूरत नहीं है। जैसे इस केस में रिजर्व चाहिए थे क्योंकि हमारे को फिक्स रखना था रेट, पर इस केस में हमें रेट फिक्स नहीं रखना, तो इसमें हमें रिजर्व की जरूरत नहीं पड़ती। तीसरा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स।
मतलब जब हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट को अपनाते हैं तो उस सिनेरियो में हमारी इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। ये 3 मेरिट्स है, सिंपल से, बहुत आसान टॉपिक है ये, इन्हें एक बार पढ़ भी लोगे वैसे भी दिमाग में फिट हो जाएंगे। डीमेरिट में आता है पहला इंस्टेबिलिटी। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट की दिक्कत क्या है, मतलब देखो तो दिक्कत भी है, देखो तो फायदे भी हैं। तो दिक्कत में पहला आता है इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी क्या है, प्राइजेस ऊपर नीचे होते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। तो जो लोग ट्रेड करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको ये डर रहता है कि हमें लॉस ना हो जाए। ये होता है इंस्टेबिलिटी में। स्पेकुलेशन एक्टिविटी, फ्लेक्सिबल में और क्या दिक्कत आती है, स्पेकुलेशन एक्टिविटी बढ़ जाती है। जब पैसे ऊपर नीचे होता है रेट तो लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, लोग अंदाजे लगाते हैं कि आने वाले टाइम में डॉलर या इंडियन रुपए की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, तो उस पर अपना प्रॉफिट बनाते हैं। स्पेकुलेशन इलीगल है लेकिन इसके कारण इस रेट में वो बढ़ जाती है। लास्ट और तीसरा पॉइंट इस चैप्टर का, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जब मान लेते हैं हमारी जो करेंसी है वो हो गई डेप्रिशिएट, तो अब हमारे लिए क्या होगा, जो इंपोर्ट है ना वो महंगे हो जाएंगे, मतलब हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा इंपोर्ट के लिए। उस केस में हमारे कंज्यूमर्स, हमारी इकोनॉमी पे इन्फ्लेशनरी प्रेशर पड़ता है, मतलब महंगाई बढ़ जाती है। तो ये थे डीमेरिट फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के। इसी के साथ ये वाला चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। इसका हमने एक एक कॉन्सेप्ट डीप में पढ़ा है। इसके जो मेन हॉट क्वेश्चन है वो हम आखिरी में सीरीज में पढ़ेंगे क्वेश्चंस की, लेकिन ये चैप्टर यहाँ पे वाइंड अप होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट है बिना हिचकिचाए कमेंट सेक्शन में पूछो। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, जितने भी क्लास ग्रुप्स हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि अगले आने वाली वीडियोस, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, मतलब देखो 2 अक्टूबर चल रही है, आज सुबह के 12:53 हो रहे हैं और वीडियो शूट हो रही है, क्योंकि टाइम कम है, सिलेबस जल्दी कवर करना है और अच्छे से करना है। तो सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो छूटे ना। उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अपना ख्याल रखें, थोड़ा बहुत पढ़ें। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।